एज यू नो हम आर्टिकल्स में डील कर रहे हैं एंड यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो कि हमारा आर्टिकल्स का पोर्शन पूरा फिनिश आउट हो गया है इसमें। लेकिन आप स्टिल्स कहेंगे कि सर द लास्ट आर्टिकल विच वी हैव डिल्ट विथ इज आर्टिकल 360 एंड दैट इज इन पार्ट 18। सर व्हाट अबाउट देन पार्ट 19, 20, 21, 22? सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ ऐसा खास पढ़ाने के लिए है नहीं और इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बट स्टिल यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 366 में, जिसमें प्रेसिडेंट की इम्यूनिटीज दी गई हैं। सो इट्स योर होमवर्क कि वो आप सेल्फ जो है स्टडी करें, जो गूगल प्ले स्टोर से मैंने आपको डायरेक्ट डाउनलोड करी है उसमें से। आफ्टर दैट क्वेश्चन उठता है आर्टिकल 368 से, दैट इज पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आर्टिकल 107 से आर्टिकल 111 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 370 एंड आई गेस यू ऑल नो इट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या हो गया है, हटा दिया गया है। तो इसके बाद भी लेकिन एक आर्टिकल और है बस फ्रेंड जिससे क्वेश्चन उठता है। सो वो आर्टिकल बस मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट्स। अब सर ये क्या है? सो फ्रेंड्स इफ आई आस्क यू आर्टिकल 370 तो आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे कि इसमें स्पेशल स्टेटस दिया है जम्मू कश्मीर स्टेट को। तो उसी तरीके से जो अदर स्टेट्स है फ्रेंड्स उनके लिए भी क्या करा गया है, इंडिया में कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया एक डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, सबको इक्वल रखना चाहते हैं और सबके राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो ऐसा इंश्योर कर सके इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं। अब कौन से स्टेट के प्रोविजंस किस आर्टिकल में है ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब आप कहोगे सर बट प्रोविजंस क्या है? सो फ्रेंड्स जैसे जम्मू कश्मीर को स्टेटस दिया था वैसे ही थोड़े बहुत प्रोविजंस रहते हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं। बट कौन से स्टेट को किस आर्टिकल में प्रोविजन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द थिंग विच इज नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में क्लियर होना चाहिए। सो इसीलिए फ्रेंड्स इस पर जो है आप बस क्लैरिटी रखें ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सकें। अब फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम इन आर्टिकल्स को रिमेंबर कैसे करेंगे। सो जस्ट डोंट गेट वरीड, आपको उसे रिमेंबर नहीं करना है। ट्राई टू रिमेंबर, हमने एक पोर्शन पढ़ा था दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सो जिसमें हमने सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन पढ़ा था कि वन बाय वन किस सीक्वेंस में स्टेट फॉर्म हुए हैं। बस वही सीक्वेंस जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है और आपके मैक्सिमम आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब जो जो आर्टिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स उनके लिए मैंने नंबरिंग भी डाली है एंड नंबरिंग के साथ ईयर भी लिखा है ताकि आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के सेशन से इसको कोरिलेट कर पाएं। और जिसमें नंबरिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटका और असम, ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं जिनको आई गेस फ्रेंड्स आपको याद करना ही पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स। नाउ फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये शेड्यूल क्या होता है? सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, मैंने आपको पहले बताया था व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फ्रेंड्स सी इन दिस फोटो, ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। अब आई हैव अ क्वेश्चन, किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट है? डेफिनेटली फ्रेंड्स इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सो टेल मी, इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 1 क्या है? सो फ्रेंड्स यू ऑल विल से सर आर्टिकल 1 इज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब मुझे बताइए इन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी फ्रेंड्स, हाँ या ना? डेफिनेटली यस। ऑन द सेम हैंड मुझे बताइए फ्रेंड्स हमारे यहाँ राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं?
डेफिनेटली यू ऑल विल से हमारे यहाँ 245 सीट्स है जो कि आर्टिकल 80 में दी गई है। बट मुझे बताइए ये 245 सीट्स कैसे आती है फ्रेंड्स? सो आई गेस यू ऑल नो कि जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 230 विधानसभा सीट्स में से क्या होता है, 11 राज्यसभा सीट्स क्या होती हैं, इलेक्ट करी जाती हैं। ऑन द सेम हैंड अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज ऑफ 403 मेंबर्स, तो वहां से 31 मेंबर्स राज्यसभा के जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसका डेफिनेटली क्या होगा, एक कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला होगा। सो हम बार बार कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, सो इट हैज टू बी मेंशन्ड। सो इसे मेंशन कहाँ करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट टेल मी, अगर ये वाला टेबल जो आपके सामने है ये शेड्यूल 4 में है और ये वाला टेबल जो मैं आपको फर्स्ट शेड्यूल में बता रहा हूं, क्या अगर हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि ना हो, इसलिए क्या करा गया, सी आई एम मार्किंग हियर, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लास्ट में है आर्टिकल्स के बाद क्या करा गया, एक अलग से चीज डाली गई है जिसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या करा गया है, इसको एड ऑन करा गया है। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज इट इज मोर देन 100 पेजेस डॉक्यूमेंट। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने शेड्यूल में डाली है वो क्या करती है, वो मोर देन 100 पेजेस की है। और अगर हम इसको अगर साथ में ही मेंशन कर देते कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता, बहुत बल्कि हो जाता। तो हमने क्या करा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रीडेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए और उसकी जो बल्कीनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए अलग से क्या करा है, एक पोर्शन बना के डेटा मेंशन करा है। कैसा डेटा? जो क्या कहते हैं, टेबुलर डेटा है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमने अलग से शेड्यूल के नाम से शेयर करी है। अब फ्रेंड्स यू मस्ट बी थिंकिंग, सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देन कितने शेड्यूल हैं? सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, सो फ्रेंड्स 8 शेड्यूल थे। बट प्रेजेंट में अभी जो है 8 नहीं, कितने शेड्यूल है फ्रेंड्स, 12 शेड्यूल है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनली? ओरिजिनली का मतलब फ्रेंड्स 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था तो उसमें 8 शेड्यूल थे। पर अगर मैं 2020 की बात करूं तो उसमें 12 शेड्यूल है। सर मतलब कि कुछ शेड्यूल्स बाद में ऐड हुए हैं तो इनके लिए अमेंडमेंट हुआ होगा। डेफिनेटली यस, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। यू कैन सी फर्स्ट 9th शेड्यूल जोड़ा गया है 1951 में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 10th शेड्यूल जोड़ा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। एंड आई गेस फ्रेंड्स यू ऑल रिमेंबर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी जोड़े गए हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेम ईयर 1992 में। सो इफ यू वांट टू सी इन अ सिंगल गो, तो ये हमारे 12 जो है शेड्यूल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन में मेंशन्ड है। अब इसको हम वन बाय वन फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी कम अक्रॉस फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल तो मैंने आपको अभी क्लियर आउट कर ही दिया, जिसमें 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है और जो किससे कनेक्टेड है फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 से कनेक्टेड है। बट स्टिल अगर आप इसका एक इजी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि शेड्यूल क्या होता है, सो लेट मी मेक यू रिमेंबर फ्रेंड्स। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज एक कॉमिक्स है और कॉमिक में क्या कहते हैं, मान लीजिए चाचा चौधरी और राका की क्या हो रही है, हम भिड़ंत पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो है राका जो है उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि राका कौन है। अब इसी कॉमिक्स में अगर राका की बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे देंगे तो कॉमिक का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यूजलेस कंटेंट ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कॉमिक्स के नीचे बॉटम में मेंशन करते हैं कि राका और चौदा चौधरी की मुलाकात के बारे में पढ़ने के लिए पढ़िए हमारा एक पिछला एडिशन, चाचा और चौधरी और राका की मुलाकात। सो इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है फ्रेंड्स, वर्क करता है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड शेड्यूल। सो सेकंड शेड्यूल में क्या है फ्रेंड्स, जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन सबकी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की जो एम्यूलमेंट्स है, प्रिविलेजेस है, अलाउंसेस हैं, ये सब कहाँ मेंशन्ड है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। सर अमूलमेंट, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज प्रेसिडेंट की सैलरी हम मान लेते हैं 4 लाख रुपीस। सो व्हाट डू यू थिंक,
प्रेसिडेंट की ये सैलरी कहाँ मेंशन्ड होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इफ यू थिंक इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन होती, ये सैलरी अलग से शेड्यूल्स में मेंशन होती है। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फ्रेंड्स मुझे बताइए ये आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? 59 होमवर्क, या आप मेरे साथ साथ बोलिए घर पे बैठे बैठे 59 प्रेसिडेंट, 65 याद आ रहा है फ्रेंड? 65 किससे रिलेटेड है? डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट। 75 मिनिस्टर्स। 97 डेप्यूटी चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर। 125 डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट। 148 डेफिनेटली CAG। 158 गवर्नर। 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि एस्कॉम। और इसके बाद 186 डेफिनेटली फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन स्टेट्स के होंगे। और उसके बाद 221 यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट था वैसे ये हाई कोर्ट। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं इनमें हमने पढ़ा है कि सैलरी और अलाउंसेस रहते हैं, बट एक्चुअली जो एग्जैक्ट फिगर हैं और जो एग्जैक्ट कंडीशंस है वो वहां पर मेंशन नहीं है फ्रेंड्स। वो एक्चुअली कहाँ मेंशन्ड है? सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। अगर आप इसको और क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, सो मैंने आर्टिकल्स मेंशन करे हैं। आप इन आर्टिकल्स को प्ले स्टोर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट डाउनलोड करके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई इंसिस्ट यू कि जो सेकंड शेड्यूल है उसमें भी उसको भी डायरेक्टली आप ओपन करके चेकआउट कीजिए, ताकि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बने कि आखिर शेड्यूल में कैसे क्या होता है। नाउ टॉक अबाउट थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में फ्रेंड्स क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर क्या बात कर रहे हैं? वी हैव स्टडीड 99 आर्टिकल दैट इज ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वी हैव स्टडीड आर्टिकल 75 ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरह से 124 सुप्रीम कोर्ट जज की ओथ, 148 CAG की ओथ, 164, 188, 209 काउंटर पार्ट्स हो जाएंगे स्टेट लेवल पे। तो सर हमने तो ओथ्स जो है वो सेपरेट आर्टिकल्स में पढ़ी है, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स हमने वहां पर सिर्फ ओथ्स पढ़ी हैं, पर एग्जैक्टली ओथ क्या होती है क्या हमने ये स्टडी करा है? डेफिनेटली नॉट। सो सी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओथ। सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, वी आर नॉट गेटिंग इट, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सो समझिएगा दोस्तों क्या होता है, जो ओथ्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की भी, तो वो दो ओथ लेते हैं। एक होती है ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरी होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब जो ओथ ऑफ ऑफिस रहती है, सी ओथ ऑफ ऑफिस क्या होती है फ्रेंड्स? बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरा फेथ रखूंगा, पूरा एलिगेंस निष्ठा रखूंगा, मतलब मैं संविधान में पूरा विश्वास करूंगा। पर मुझे बताइए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ और एलिगेंस की है ओथ है, लेकिन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, सपोज उन्हें एक सेक्टर 51 मिलता है जिसमें एलियन एक्टिविटी के बारे में उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर गेट टू नो होता है, तो मुझे बताइए क्या वो इस एलियन एक्टिविटी के बारे में आम जनता को बता सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उन्हें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली है? एज अ प्राइम मिनिस्टर मिली है। तो इसलिए वो क्या लेते हैं? ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन और पर्संस एनी मैटर which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी मिनिस्टर्स जो है लेते हैं। तो ये जो ओथ का एग्जैक्ट फॉर्म होता है जो आपके सामने दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाले में अपहोल्ड द सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ मेंशन होता है? ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन होता है। और इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करते हैं लोग? ओथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गॉड में बिलीव करते हैं वो कहते हैं स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं। और जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं वो कहते हैं आई स्वेयर, आई सोलमनी अफर्म, मतलब मैं कसम खाता हूं। तो इसमें ये जो एग्जैक्ट फॉर्म है ये कहाँ मेंशन्ड है फ्रेंड्स? ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। किस किस के फॉर्म्स मेंशन्ड है? आई गेस ये आपके सामने क्लियर है।
बट इफ यू आर स्टडिंग थिंग्स इन डिटेल, यू मस्ट बी थिंकिंग, सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, इनकी बिल्कुल क्या होती है, एकदम यूनिक ओथ होती है। ये ओथ लेते हैं, दैट इज प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनकी जो ओथ जो है, ये इनके ही आर्टिकल्स में क्या है, मेंशन्ड है। सो देयर शुड बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, और एग्जांपल देते हैं, लास्ट यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इनमें से किसकी ओथ थर्ड शेड्यूल में दी हुई है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। सो यू शुड नो कि ये ऐसा होता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, आई गेस आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट कि फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा है, जिसमें 245 सीट्स का पूरा टेबल बना हुआ है कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल, बट स्टिल यू मस्ट बी थिंकिंग, सर वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, बहुत फास्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग टुडे। आज का सेशन आपको तभी क्लियर होगा जब आपने प्रीवियस सारे जो सेशंस हैं वो अच्छे से स्टडी करे होंगे। आज हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा है हम बस उसी को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है उस आर्टिकल का सेशन आप दोबारा से चेकआउट करें। अब फ्रेंड्स, हमने, आप इफ यू रिमेंबर, आर्टिकल 244 डेप्थ में स्टडी करा था। तब हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से क्या हो गए, पीछे रह गए हैं। किसकी वजह से? हमारे यहाँ के कास्ट डिवीजन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य वगैरह, इसके कारण, जिसके लिए हमने क्या करा है, उनके लिए स्पेशल शेड्यूल एरियाज बनाए हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह सभी स्टेट के लोगों के लिए। बट उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम से इतने ज्यादा पीछे हो गए हैं दैट दे आर नॉट एबल टू यूज द मोबाइल फोन और इंटरनेट टू। तो उनके लिए हमने क्या करा है, और भी ज्यादा एडवांस प्रिंसिपल्स जो हैं वो लाए हैं, दैट इज द पीपल ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनके लिए हमने क्या करा है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। और जो क्या कहते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के जितने भी शेड्यूल एरिया के लोग हैं उनके लिए हमने बनाई है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये सब जो फ्रेंड्स प्रोविजंस हैं जो हमने आर्टिकल 244 में स्टडी करे हैं, असल में इसका डेप्थ वर्जन आपको कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। सो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपको अगर ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बाय हार्ट क्लियर आउट करना है, सो जस्ट डाउनलोड द बैरेक्ट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और उसमें आप ये चेकआउट कीजिए कि फिफ्थ शेड्यूल में एग्जैक्टली क्या क्या दिया है, तभी आपको अच्छे से क्लियर आउट होगा। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल 246, इफ आई आस्क यू व्हाट वाज रिटन इन द आर्टिकल 246, फ्रेंड्स यू ऑल विल से आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। बट फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? इफ यू रिमेंबर, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। सो ट्राई टू थिंक केयरफुली, क्या इतने सारे सब्जेक्ट्स, अगर हम ये डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट वाले ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दे, विल इट बी फेयर इनफ? डेफिनेटली नॉट, बहुत बल्कि हो जाएगा। इसलिए इसके लिए भी क्या करा गया है, अलग से शेड्यूल बनाया गया है, डेट इज सेवंथ शेड्यूल। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा आई हैव अ ट्रिक कि आपने, जैसे मैं, इफ आई एम करेक्ट, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है तो फिर तो आपको ये शेड्यूल्स अपने आप ही सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। बट स्टिल इफ यू वांट अ ट्रिक, सो देयर इज अ ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इससे आपको सारे शेड्यूल जो हैं वन बाय वन सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। बट आई विल से, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं सो इसकी कोई नीड ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको सारे शेड्यूल्स याद होंगे। अब आफ्टर शेड्यूल 7, फ्रेंड्स नेक्स्ट इज शेड्यूल 8। अब शेड्यूल 8 तो फ्रेंड्स आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जिस तरह से हमने ये रिसेंट में पढ़ा था सेंटर स्टेट रिलेशन में शेड्यूल 7, उसी तरह से हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। और वहां पे मैंने आपको क्लियर आउट करा था अच्छे से
कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं क्या है, लैंग्वेज को एक करंट अफेयर का टॉपिक बना देती है। बट उसमें हमने ये क्लियर नहीं करा था फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग में 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी। सो दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर कि स्टार्टिंग में 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी। ओनली 14 लैंग्वेजेस थी, दैट इज असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बाकी लैंग्वेजेस फ्रेंड्स क्या करी गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई है, सिंधी जोड़ी गई है। और 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी जोड़ी गई है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई है। और 92nd से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई है। तो ये फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स भी आपको सिर्फ 8th शेड्यूल के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट 9th शेड्यूल। अब फ्रेंड्स ये जो है, अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल माना गया है ये, एंड इससे लगातार एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन जो है आते रहे हैं। व्हाट इट कंटेन्स फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, आई गेस इट विल बी टफ टू रिमेंबर, व्हाट डस आर्टिकल 31 इज कंटेन्ड? It is contained with, that is right to property. Sir, what do you mean by right to property? I guess आप सबको पहले से क्लियर है कि पहले हमारे पास एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है हुआ करता था। अब लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती थी, लैंड रिफॉर्म्स लेना चाहती थी और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहती थी। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो ऐसा करते हैं, सो क्या आप क्या करोगे, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए सीधे कहां जाओगे, जुडिशियल रिव्यू के लिए चले जाओगे। सो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उन्होंने क्या करा, जो जुडिशियल रिव्यू है उसको ही क्या करना करा, प्रिवेंट करने का ट्राई करा, जिसके लिए उन्होंने एक नया आर्टिकल जोड़ा, दैट इज आर्टिकल 31B। किसके द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इसी में क्या जोड़ दिया गया फ्रेंड, 9th शेड्यूल। सर बट स्टिल 9th शेड्यूल है क्या? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9th शेड्यूल एक्चुअली क्या है, एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाना चाहता हूं, सो व्हाट आई विल डू, मैं एक लॉ बनाऊंगा, मध्य प्रदेश लैंड एबोलिशन एक्ट। अब इस एक्ट के जरिए मैं आपकी प्रॉपर्टी क्या करूंगा, हथिया लूंगा। अब लेकिन आप कहोगे सर मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए जुडिशरी में जा सकता हूं। सो व्हाट आई विल टेल यू कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या करा है, जो मैंने 9th शेड्यूल की जो लिस्ट आती है, 9th शेड्यूल फ्रेंड्स क्या है, बस एक लिस्ट है। जो 9th शेड्यूल की लिस्ट आती है, मैंने उसमें अपना एक्ट क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और अगर उसमें मेरा एक्ट जोड़ दिया गया है, सो वो क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड हो जाएगा। मतलब 9th शेड्यूल की लिस्ट में जो भी एक्ट मेंशन्ड है उन पे जुडिशरी अपना रिव्यू नहीं दे सकती। बट इज इट करेक्ट? डेफिनेटली नॉट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसीलिए व्हाट वाज डन, एज आई गेस यू ऑल नो, इसीलिए केस फाइल हुआ, दैट इज केशवानंद भारती केस। ये केशवानंद भारती केस जो था फ्रेंड्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करा दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। एंड ये डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973 को। एंड ऑन द सेम डे उन्होंने ये भी कहा कि 9th शेड्यूल में अभी तक जितनी भी चीजें, एक्ट जो है ऐड हुए हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेंगे। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी एक्ट जो है ऐड हो रहा है, सो उस पर जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और इसको मेंस की क्लासेस में तो बहुत डेप्थ में टीच किया जाता है, बट अभी के लिए आई गेस सफिशिएंट है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल। सर 10th शेड्यूल क्या है? तो फ्रेंड्स ये पिक्चर आपको प्रिटी क्लियर कर देगा, दैट इज एंटी डिफेक्शन एक्ट। फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर, हमने आर्टिकल 102 पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? डेफिनेटली इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। सो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं मान लीजिए सपोज मैं कांग्रेस से इलेक्ट हो रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू हूं मैं, और मैं बीजेपी, कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी से इलेक्ट हो रहा हूं, बट उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में चला जाता हूं। सो क्या ये आप सिटीजन्स जिन्होंने क्या कहते हैं
एक पर्सन को इलेक्ट करके बिठाया है, क्या ये उसके साथ क्या कहते हैं किसी तरह का गलत हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल बी वेरी रॉन्ग। सो इसी को रोकने के लिए क्या करा गया है, एक लॉ बनाया गया, डेट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, अब ये क्या है जरा समझेंगे फ्रेंड्स। अब इसके कारण जो है, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अपनी पार्टी की बात मानने से क्या करता है, इनकार करता है, अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है या पार्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, सो उसे क्या करा जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। ओके, इंदिरा गांधी जी को इवन कांग्रेस पार्टी तक से निकाला गया है इन्हीं कारणों से। ठीक है, इफ सपोज कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, एक निर्दलीय अगर इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई करा जाता है, या फिर एक नॉमिनेटेड मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसे हटाया जाता है। बट सर यू आर सेइंग कि ये 10th शेड्यूल 1985 में आया है, तो सर इतना लेट क्यों? उसके पहले क्या इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता था कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में लाया गया? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वी टॉक अबाउट द टाइम बिफोर 1985, तो उस समय सेंटर और क्या कहते हैं स्टेट्स दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती थी। बट हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इन पार्टीज 1980 के बाद जो है चालू हुआ है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टीज जो है डेवलप हुई है 1980 के बाद, तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है बाद में फेल्ट हुई है, उसके पहले नहीं। और आई गेस यू ऑल नो, हमने तब क्लियर भी करा था कि ये जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है ये डिसाइड कौन करेगा, ये चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करेंगे। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी स्टडी करा था कि शरद यादव जी को उनकी पार्टी से मुप्पवरपु वेंकैया नायडू के द्वारा राज्यसभा में नीतीश कुमार जी की सिफारिश पर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ये हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, मान लीजिए आपकी जो पार्टी है उसके अगर 2/3 मेंबर, फॉर एग्जांपल 300 लोगों की पार्टी है और 300 में से अगर 200 लोग ही मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर उसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड आई गेस प्रैक्टिकल भी है। सो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा 10th शेड्यूल है। इसके बाद 11th और 12th शेड्यूल, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, हमने रिसेंट में बहुत डेप्थ में स्टडी करे हैं, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, विजन ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें 29 सब्जेक्ट मैटर है पंचायत से रिलेटेड। और 12th शेड्यूल जो कि है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, जिसमें 18 सब्जेक्ट मैटर है म्युनिसिपैलिटीज जो सिटीज के अंदर होती है उनसे रिलेटेड। तो इस तरह से हमारे पूरे 12th शेड्यूल्स जो हैं वो आते हैं। इसमें 9 to 12 शेड्यूल्स जो हैं उनके अमेंडमेंट और जिस ईयर में वो इंट्रोड्यूस हुए हैं आपको वो याद होना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज 9th और 10th शेड्यूल और 11th और 12th चारों पे एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स एक और पोर्शन जो हम आज ही फिनिश आउट करेंगे, दैट इज सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर व्हाट इज सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे लास्ट में बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। अब द रीजन, क्योंकि अगर हम बात करें हमारी कंट्री सब कंट्रीज के बाद करीब करीब लास्ट में इंडिपेंडेंट हुई थी। अब इसके कारण क्या हुआ, हमें काफी सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टडी करने का चांस मिला। इसलिए हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनके जो प्रोविजंस थे वो क्या कर लिए, बोरो कर लिए गए। और इसी के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, काफी बार क्रिटिसिज्म भी होता है। बट स्टिल आई विल से थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि उन्होंने वर्ल्ड के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अच्छे अच्छे फीचर्स को मिक्स करके हमारा इतना ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म करा। बट स्टिल लेट मी टेल यू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोर देन 50% पार्ट, यू विल नॉट बी ग्लैड टू नो, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया एक एक्ट था, विच आई विल बी डीलिंग यू विथ यू इन द फ्यूचर सेशंस, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है अभी बचा हुआ है। सो अब इससे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, काफी एग्जाम्स में क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और तब मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो याद ही नहीं रख पाते हैं कि कौन सी कंट्री से कौन सा प्रोविजन जो है
हमने सोर्स करा है। सो फ्रेंड्स व्हाट आई एम डूइंग विथ, आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर चुके हैं तो आप हर फीचर को डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं उसको एक फ्रेम में आपको याद कराऊंगा ताकि आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर प्रीएम्बल फ्रेंड्स? यू ऑल विल से सर वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट डज इट शोस? यू ऑल विल से इसका मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन को पावर हमसे मिलती है। बट इफ यू रिमेंबर हमने ये लाइन कहाँ से पिक करी है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली यूएसए से, क्योंकि यूएसए का ही पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसए का ही पहला प्रीएम्बल भी है। सो इसलिए प्रीएम्बल हमने कहाँ से पिक करा फ्रेंड्स? यूएसए से। नाउ अगर हम बात करें फ्रेंड्स यूएसए की, तो मुझे बताइए यूएसए क्या है? फेडरल है। और फ्रेंड्स यूके क्या है? यूनिटरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कॉम्बो, फेडरल विथ अ यूनिटरी बायस, फेडरल होते हुए भी यूनिटरी की तरफ इंक्लाइन। फेडरल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर। और यूनिटरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल यू ऑल नो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो ऑब्वियसली फेडरल प्रोविजन कहां से आएंगे? डेफिनेटली यूएसए से आएंगे। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन अगर अच्छे से अटेंड करा हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूएसए की जुडिशरी फ्रेंड्स कैसी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और यूके की जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और हम इन दोनों का कॉम्बो है। अब जुडिशियल रिव्यू कैसी कंट्री का फीचर होगा? डेफिनेटली इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फीचर होगा। तो इसलिए हमने जुडिशियल रिव्यू भी कहां से उठाया फ्रेंड्स? यूएसए से उठाया है। अदर देन दैट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से उठाया है। बट सर ये कैसे याद होगा? सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सो उस समय हम आंसर करते हैं कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट होता है डेथ या किसी और रीजन से, तो वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे ले सकते हैं। बट यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साथ में इलेक्ट होते हैं। इसलिए अगर किसी भी कारण से पोस्ट विकेट होता है यूएसए में, सो वाइस प्रेसिडेंट रिमेनिंग टेन्योर पूरा का पूरा ले लेते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वहां से उठाया है। एंड इवन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने क्या करा है? यूएसए से उठाया है। कैसे याद रहेगा फ्रेंड्स? यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली किस पे वर्क करता है? चेक एंड बैलेंस पे वर्क करता है, जिसमें वो इंश्योर करता है किसी के पास भी बहुत ज्यादा पावर ना हो, तो कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसको हटाने का सिस्टम भी वहां पर रहता है। अब टेल मी पार्लियामेंट, अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट कैसे कंट्री में होती है? डेफिनेटली फ्रेंड्स पार्लियामेंट जो है वो यूके जैसी कंट्री में होती है। सो अगर हम बात करें हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहाँ से उठाया होगा? डेफिनेटली फ्रेंड्स वो भी हमने यूएसए से ही उठाया, यूके से ही उठाया है। अदर देन दैट फ्रेंड्स आई गेस आप सबने सिटीजनशिप स्टडी करा था, तो मुझे बताइए यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप। यूके में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। और इंडिया में क्या है फ्रेंड्स? सिंगल सिटीजनशिप। सो ऑब्वियसली सिंगल सिटीजनशिप भी हम कहां से बोरो करेंगे? यूनाइटेड किंगडम से ही हम बोरो करेंगे। कंटिन्यूइंग, मुझे बताइए फ्रेंड्स आप सबने आर्टिकल 14 स्टडी करा होगा, तो वो क्या था? डेफिनेटली उसमें दो चीजें हैं, वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो ये दोनों भी फ्रेंड्स हमने कहां से पिक करे हैं? ये दोनों हमने यूएस और यूके से पिक करे हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, बराबरी, किससे पिक करी है? यूएसए से पिक करी है। अब इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूएसए कैसी कंट्री है फ्रेंड? फ्री कंट्री है। फ्री कंट्री आपको क्या करती है? राइट देती है। तो इसलिए यूएसए से हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस और फंडामेंटल राइट्स जो है पिक करे हैं। और ये यूके कैसी है? एक क्या कहते हैं, थोड़ी सी रूलिंग कंट्री है, तो यहां से हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या करा है? पिक करा है। अब इसी में समझिए जो यूके है, मैं आयरलैंड को भी इसी में डाल रहा हूं। जो यूके है उसी में क्या आता है फ्रेंड्स? उसी के पास में आयरलैंड आता है, ठीक है। आयरलैंड, यूके वगैरह, ग्रेट ब्रिटेन किससे बनता है? आयरलैंड, इंग्लैंड वगैरह सबको मिलाकर बनता है। तो आयरलैंड जो है ये भी किससे कनेक्टेड है? यूके से कनेक्टेड है। अब फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आप लोगों को जिसमें राइट्स मिलते हैं,
जो किसके कारण आपको फ्रीडम मिलती है। अब लेकिन डीपीएसपी क्या होते हैं? डीपीएसपी गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती है। सो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो है, गवर्नमेंट को काम देना, ये कौन करेगा? ये यूके जैसा कंट्री करेगा। और सिटीजन्स को राइट देना, ये कौन करेगा? यूएसए जैसा कंट्री करेगा। सो फंडामेंटल राइट्स कहां से है? यूएस से है। और डीपीएसपी कहां है फ्रेंड्स? डीपीएसपी कहां से है? आयरलैंड से है। सो इस तरह से इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज यूके में बाइकैमरलिज्म। भाई पार्लियामेंट ही यूके से ली है, तो डेफिनेटली बाइकैमरलिज्म भी कहां से होगा फ्रेंड्स? यूके से ही होगा। अच्छा मुझे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इंडिया क्या है? फेडरल है, क्वासी फेडरल है, या फिर यूनिटरी है? डेफिनेटली यू ऑल विल से इंडिया क्वासी फेडरल है। अब इसको एक ऐसे समझिए फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में अगर मैं बात करूं तो जो यूएसए है, ये देखिए यूएसए, ये देखिए यूके, टॉप पे देखिए मैं लिख रहा हूं। इन दोनों के बीच में कौन है? कनाडा है। तो कनाडा ने क्या करा है? यूएसए और यूके के मिड का डिपार्टमेंट लिया है, दैट इज क्वासी फेडरल। और उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या करा है फ्रेंड्स? अपना लिया है। मतलब कि हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं वी आर फेडरल विथ यूनिटरी बायस। मतलब हम है तो फेडरल, बट हमारा इंक्लाइन किसकी तरफ है? यूनिटरी की तरफ है। मतलब ज्यादा पावर्स किसके पास होंगी? यूनियन के पास होंगी। अब ज्यादा पावर यूनियन के पास होगी कैसे? फ्रेंड्स आई गेस यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग आर्टिकल 248। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 248 में हमने पढ़ा था रेस्यूजरी पावर्स। मतलब साइबर क्राइम जैसे जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं मेंशन नहीं है, उन पे लॉ कौन फॉर्म करेगा? उन पे लॉ जो है सेंटर फॉर्म करेगा। तो रेस्यूजरी पावर लाइज विद द सेंटर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सब हमने कहां से उठाया है फ्रेंड्स? कनाडा से उठाया है। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर आउट हो रहा होगा कैसे याद करना है। अब फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप डेप्थ में स्टडी करेंगे दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप पढ़ेंगे कि वहां पर लोगों के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेशन हो रहा था। हैवी टैक्सेशन के कारण वहां पर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी। अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। तो इसी के लिए वहां पर क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें वहां लोगों का नारा था कि हमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी चाहिए। सो हमने ये प्रिंसिपल्स कहां से उठाए हैं? फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पिक आउट करे हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट इज सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए रशिया, यूएसएसआर ये कैसा देश है? डेफिनेटली ये कंट्री जो है कैसी है? एक सोशलिस्ट कंट्री है। अब सोशलिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड्स? कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो इससे हम जो प्रोविजन उठाएंगे वो भी कैसे होंगे? कंट्रोलिंग होंगे। और हमने इससे क्या पिक करा है? हमने इससे फंडामेंटल ड्यूटीज पिक करी है। और इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो पिक करा है। ये क्या है? ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। अब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, अगर आप ये क्लियर आउट करना चाहते हैं तो आप मेरा प्रियम्बल वाला सेशन जो है वो वापस से देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स जर्मनी से भी हमने कुछ चीजें पिक करी हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर जर्मनी जो कि हिटलर का देश है, वहां से भी हमने चीजें पिक करी हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स। अब मुझे बताइए हिटलर का मतलब क्या है? हिटलर का मतलब पावर अपने हैंड में रखना। तो सीधी बात है डिक्टेटरशिप वाले प्रोविजन ही हमने उठाए होंगे। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमने वहां से क्या उठाया है? हमने वहां से इमरजेंसी प्रोविजन उठाए हैं और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं। मतलब कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 वाला पोर्शन हमने जर्मनी से उठाया है। बट सर आपके नोट्स में कुछ लिखा हुआ है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। सर व्हाट डज इट मीन? तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स क्या होता है? जर्मनी जो है वहां पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक के बाद एक आए थे, तो उसमें से हमने जिस कॉन्स्टिट्यूशन से डेटा पिक करा है वो क्या है? वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इज जापान। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उठाया है। सर ये क्या होता है? सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, दो चीजें होती हैं। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सर आपने ये तो कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। फ्रेंड्स ये मींस की क्लासेस में एक्सप्लेन होता है और आर्टिकल 21 में अगर आप कहीं स्टडी करेंगे डेप्थ में तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है
जो कहता है कि लॉ कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर और रीजनेबल। यानी कि लॉ भी जो है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने, ऐसा होना चाहिए। बट प्रोसीजर एस्टेब्लिश व लॉ क्या कहता है, लॉ अबव ऑल। भाई लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, लॉ को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो इन इंडिया वी हैव बोथ चीजें, हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी है। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सी कंट्री में होगा, डेफिनेटली ये यूएसए में होगा। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से होगा, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये यूके में होगा। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से उठाया होगा, डेफिनेटली यूके से उठाया होगा। सो माय फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग, हमने ये जापान से उठाया है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका, और नहीं नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को आप एक ट्रेड कंट्री मान लीजिए जो क्या करती है, ट्रेड वगैरह करती है। सो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो दो लिस्ट है उसके बाद जो कॉमन वाली लिस्ट है, ट्रेड में क्या होते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। तो हमने जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उठाया है वो कहाँ से उठाया है, ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 के बीच में आपको मिल जाएगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो। एंड इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो भी हमने कहां से उठाई है, ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, जिसमें सेंटर यूनियन दोनों मिलकर समझौता करके काम कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या उठाया फ्रेंड्स, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। मतलब कि जो आर्टिकल 368 है वो हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिनसे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस कमीशन। हम जो एमपीपीएससी यूपीएससी की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वो हमने कहाँ से उठाई है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाई है। एंड इसके अलावा जुडिशरी और ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने कहाँ से उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर जुडिशरी तो आपने यूएसए से बताया था। तो फ्रेंड्स ट्राई टू रीड वेरी केयरफुली, यूएसए से मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बताया था और यहाँ पर मैं ऑफिस ऑफ जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर और ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो इतना ही, हमने जो है शेड्यूल और सोर्सेज दोनों स्टडी कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल एक एंड की तरफ जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। नियर अबाउट 8 से 9 लेक्चर्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कल के सेशन में करने के बाद हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक बचा हुआ है। एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कल का जो सेशन है वो आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो है आप क्या करोगे, उसमें मैं इसी तरीके से जैसे आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्विक रिवीजन मारा है वैसे ही कल भी हम एक क्विक रिवीजन जो है मारेंगे। सो बी विद अस। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ नॉट इट्स वेल एंड गुड, बाय बाय फॉर नाउ।